हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मैं संस्कृति आईएएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मैं फिर से आपके लिए तैयार हूं। क्वेश्चन आंसर का यह सेशन जो बीपीएससी एग्ज़ाम को समर्थित करने वाला है, यानी 69th बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगा उसके समर्थन के लिए यह क्लास आपकी चलाई जा रही है। अभी इतिहास विषय पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आगे चल कर के दूसरे सब्जेक्ट आपके शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये पूरा सप्ताह मैं ही आपके साथ बना रहूँगा। कुछ बच्चों ने कल क्वेरीज भी की थी और उन्होंने कहा था कि क्लास को थोड़ा लंबा कीजिए, बड़ा क्लास लीजिए, यानी वो चाह रहे थे कि शायद एक ही दिन में 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। लेकिन मुझे लगता है एक बहुत लंबा क्लास आपके लिए लाइव में आकर के परफॉर्म करना आपके लिए ज़रा बोरिंग सा हो जाएगा। वैसे मैं चाहूँगा कि आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाए, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क भी करके अपनी समस्या का समाधान कर भी सकते हैं। लंबी क्लास का मतलब होता है कि फिर मुझे लगता है कि 60 या 70 क्वेश्चन लें तब जाकर के 2 घंटे की क्लास होगी, और 2 घंटे की लाइव क्लास करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि समय अब आपके पास बहुत कम है। प्रैक्टिस सेशन में मैं सिर्फ मानक प्रश्न को लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्नों को उठाया गया। टॉपिक तो सभी रहते हैं, जितने भी चैप्टर हैं सबको कवर किया जाता है, लेकिन सभी क्वेश्चन को तो नहीं लिया जा सकता है। जो बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करवाने का क्या फ़ायदा, उसको फिर छोड़ दिया जाता है। मैं प्रयास करता हूं कि वह क्वेश्चन, चाहे वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन क्यों ना रहा हो, उसमें मैं उस मानक को सेट करूं कि अगर इस प्रश्न को आप बना पा रहे हैं, इसका मतलब होगा कि आपको आगे किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होने वाली है। एक तरह से फिल्टर्ड आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 30 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है, और चूंकि यह क्लास लगातार चल रही है, जैसे आज मैं एंशिएंट को समाप्त कर दूंगा, फिर कल आपके पास समय रहेगा कि आप मिडिवल हिस्ट्री का रिवीजन कर सकें। जैसे कल सल्तनत तक के भाग को मैं कवर अप कर लूँगा, फिर दूसरे दिन मुग़ल वाले भाग को कवर कर लूँगा, और फिर लगभग 4 दिन आपका बचा हुआ रहेगा, जबकि आप आधुनिक भारत को मेरे साथ प्रैक्टिस में ला सकते हैं। उद्देश्य रहता है कि आप एक निश्चित टॉपिक को पढ़ करके आएँ या रिवाइज़ करके आएँ, और जैसा मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे सीरियस हैं वो बहुत अच्छा उत्तर भी दे पा रहे हैं। 1-2 बच्चों ने और भी क्वेरीज की थी, मतलब वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया था या मुझे ही सजेशन दिया था कि आप जो डी वाला ऑप्शन है केवल उसी को कराएं, यानी ई वाले ऑप्शन को आप छोड़ दें। जैसा कि उन्होंने कहा कि मीडिया स्रोतों में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ऑप्शन हट जाएगा, लेकिन ये जो बातें होती है ना, उसके आधार पर क्लास चलाई नहीं जा सकती है। हो सकता है कि आपके पास बहुत अधिक नॉलेज हो, या आप एकदम बीपीएससी के अंदर ही जो अधिकारी होते हैं उनसे आप मिल करके सारी जानकारी ले चुके होंगे, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा, जबकि इसके लिए बीपीएससी ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है, जब तक सूचना नहीं दी जाती है तब तक ऐसा करना अनर्थकारी होगा। बच्चे और भी ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे और बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए अपने पैटर्न को समझना। इनफैक्ट आपके मन में अगर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कोई बातें आती है चेंजेस की, तो वह भी व्यर्थ हो जाता है। प्रायः मीडिया रिपोर्ट गलत भी होते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपके पास पक्की सूचना है, तो उस सूचना को अभी बाहर आने दीजिए। जनरली क्वेश्चन तो वही रहेंगे, केवल डी और ई ऑप्शन में चेंजेस हो जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना केवल ई ऑप्शन को रख करके, जिसमें से इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक वाला रख करके आपको प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि बीच का अगर रास्ता निकलता है आपकी बात भी रह जाए, और फिर जो चेंजेस आएंगे उसको भी टैकल कर लिया जाए। लेकिन अगर कुछ होता तो अभी तक चेंजेस हो गए होते। तो आप मीडिया रिपोर्ट के आधार पर क्लास को चेंज करने के लिए इतने डेडिकेटेड होकर के अनुरोध ना करें, क्योंकि इससे क्लास फिर डिस्टर्ब होता है। क्योंकि मैं आपकी बातों को सुनता हूँ, मैं तो हर बात को सुनता हूँ। जब आप कहते हैं कि कोई, यह भी कहने वाले बच्चे होते हैं कि कोई पैसा लेके भाग गया। अब पैसा लेके भागना होता तो आपके सामने लाइव क्यों खड़े होते? ये काम नहीं होता है, क्योंकि भगवान की कृपा से इतने धन संसाधन है। संसाधन का मतलब कोई अंबानी वाला संसाधन नहीं, लेकिन एक संतोष सा होता है कि इतना कुछ है तो काफ़ी है। आप अगर अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोपते हैं तो यह तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए आप बहुत मज़े से पढ़िए। मैं यहाँ पर दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि आपके लिए, चाहे आप कुछ भी सोचें, मैं चाहूँगा कि आपको सबसे बेहतर तरीके से ही दूँ, और यही मेरी पहचान भी रही है। किसी को इस पर संदेह नहीं होना चाहिए। तो जो 3-4 क्वेरीज थी कल की क्लास को लेकर के, उसको मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की। आपका जो प्यार है, स्नेह है, वही आगे बढ़ने के लिए आपको भी और मुझे भी प्रेरित करता है। संस्थान के प्रति आपका विश्वास होता है, संस्थान के अधीन आने वाले जो फैकल्टी होते हैं उनके ऊपर आपका विश्वास होता है, तभी जाकर के आप अपनी तैयारी को पूर्णतः दे सकते हैं।
तो देखते हैं कैसे इस प्रोग्राम को लिया जाएगा, और कुछ भी दिक्कत होती है तो आप बेहिचक लिखें, कोई उसमें संकोच करने वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं हर वीडियो को, अपने ही वीडियो को जब भी मुझे समय मिलता है एक बार मैं ज़रूर देखता हूँ, एक बार तो ज़रूर देखता हूँ एटलीस्ट, ताकि आपके क्वेरीज़ को मैं देख सकूँ, उसमें कोई परेशानी हो रही है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मैं देख सकूँ। जैसे एक बच्चे ने केवल ए ऑप्शन लिख करके छोड़ दिया, अब मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि ए ऑप्शन किसके लिए लिखा गया है, तो ये फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप कुछ भी लिखें तो संपूर्णता में लिखें। तो आशा करता हूं कि मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं सभी बच्चों से बात करता हूं और फिर मैं यहाँ पर सभी बच्चों से मैं चर्चा करता हूं कि क्या इसमें आपके लिए लाया जा रहा है। ठीक है, तो अभिषेक कुमार जी है, ये ऑप्शन रहेगा मैं आज बीपीएससी ऑफिस में, ये बातें रहेगी, आप परेशान मत होइएगा। यादव जी, संदीप प्रसाद जी, सदाब जी, संदीप, नवीन, नेहा चौधरी, राधा रमन जी, पीआर झा, जयकृष्ण पटेल जी, वेरी गुड इवनिंग, संतोष कुमार, पुष्पा, सभी बच्चे। तो ये सब आता जाता रहेगा, उसमें आपके तैयारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ऑप्शन रहे जाए उससे क्या दिक्कत है। आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को ईमानदारी से आप जवाब दीजिए। तो ई ऑप्शन आए कि एफ ऑप्शन आए कि जी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी तैयारी चलती रहेगी, आपको कोई रोकने वाला फिर नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए आज भी 30 क्वेश्चन को लेते हैं। आज मैंने जो देखा, लगभग जो मेरे पास प्रश्न के संग्रह होते हैं या जो मेरे पास टॉपिक होते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर इस सेक्शन से यानी मौर्योत्तर काल से लेकर के गुप्तोत्तर काल तक अगर आपने इन प्रश्नों को बना लिया है तो इसका मतलब है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ हो सकता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन उसका नहीं हो, लेकिन उन फैक्ट्स के आधार पर भी, यानी फैक्ट्स पूछेगा तब भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप आराम से बना लेंगे। इसका कारण ये है कि हमारे पास एक दर्पण होता है, मिरर होता है, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पिछले 10 साल में, 15 साल में अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो 99% संभावना है कि उस जटिल एरिया को कवर अप नहीं किया जाएगा। तो जो रणनीति बनाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अब कहने की के लिए हम पूरा इतिहास पढ़ने लगे या एक एक फैक्ट्स को रट करके फिर एग्जाम में जाएं, संभव ही नहीं होगा। जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो और भी दिक्कत हो जाएगी। तो एक मानक मान करके, एक मानक बना करके हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन का सेट एवरी सेट के साथ रखा हुआ है। 2-3-4 दिन मुझे लगता है फ्राइडे सैटरडे तक आपका हिस्ट्री वाला पार्ट में अच्छे से करा चुका हूँगा। फिर दूसरे शिक्षक आपको मंडे से आते हैं और वो इस प्रोग्राम को लेकर के आगे चल पड़ेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन स्लाइड लगा देते हैं। ठीक है, लालू जी पहले आप इसी में परफॉर्मेंस कर लीजिए। अगर इसमें अच्छा परफॉर्म होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट लीजिए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए फटाफट। निम्नलिखित अभिलेखों में से क्या कह रहा है, जरा देखेंगे कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। ध्यान रखिएगा, विधवा दहन का मतलब क्या होता है मैं अभी स्पष्ट नहीं करूंगा, अंदाज से आप ही इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए कि निम्नलिखित में अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख हुआ है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख और तोरमान का एरन वाराह अभिलेख। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एरन अभिलेख के आसपास ही घूम रहे हैं, लेकिन अब वह एरन अभिलेख कहाँ था यह अगर आपको याद नहीं आता है तो प्रश्न आपसे गलत होने की संभावना बनेगी। लेकिन मैं 99% श्योर हूँ कि आप यहाँ पर 99% में श्योर हूँ कि सभी बच्चे सही जवाब देंगे, जबकि आप इसका सही अर्थ समझ पाए होंगे। इसका एक ही शब्द यहाँ पर आएगा, इतना लंबा शब्द यूज भी नहीं करना चाहिए, ये ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो बच्चे दे रहे आंसर वो सी आ रहा है, अभिषेक जी, प्रदीप गुर्जर जी का है, सुमित कुमार का है, जयकृष्ण जी का है, पुष्पा है, संदीप जी, पंचशील कुमारी हैं और अभिषेक जी, मंटू, जयकृष्ण, शादाब, लालू जी। ठीक है, चलिए तो तकरीबन जो बच्चे हैं सभी ने आंसर, सजन कुमार जी का भी आंसर है। मुझे लगता है कि आपने समझ लिया है, यह है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। यहाँ जो मैंने तीर लगा के छोड़ दिया था, इसके दूसरे शब्द को लिखने के लिए जिसमें लिखा जाता सती प्रथा का उल्लेख। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, एक्चुअल में यह कहना चाह रहा है यह प्रश्न। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2 प्रकार की बातें आएंगी। पहला है कि सती प्रथा का, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का प्रथम पुरालेखीय साक्ष्य,
पुरालेखीय साक्ष्य, एक ये हो जाएगा, साक्ष्य कहाँ मिलता है, और दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा सती प्रथा का प्रथम साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य यानी साहित्य में जो उल्लिखित होता है, यह तो आपका अभी आपने देखा गुप्त काल का होता है, और यह जो आता है वह आएगा संगम काल का। यानी सती प्रथा का अभिलेख हमें तो बाद में प्राप्त होता है, लेकिन साहित्यों में सती प्रथा के साक्ष्य हमें पहले से ही प्राप्त होने लग जाते हैं, यानी संगम काल से ही प्राप्त होते हैं। इस आधार पर क्वेश्चन अलग भी बन सकता है। संगम ग्रंथों के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि संगम ग्रंथ में क्या सती प्रथा की चर्चा हुई है, या स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह तो आपने अभी तक रिवाइज कर लिया होगा, अब समय नहीं है कि टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज करवा करके फिर टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया जाए, समय नहीं है आपके पास। इसलिए आपको मैंने संक्षेप में बता दिया। अगर पूछा जाता है कि साहित्यिक साक्ष्य है तो अलग हो जाएगा आंसर। अगर पूछा जाता है पुरातात्विक साक्ष्य है, या विकल्प केवल पुरातात्विक साक्ष्य का ही दिया जाता है, तो ऑब्वियस है कि आंसर इसका गुप्त काल में हो जाएगा। और गुप्त काल में बहुत सारे शासक हुए हैं, उनमें से जो भानुगुप्त है उनका एरन स्तंभ अभिलेख में ये चर्चा हमें प्राप्त होती है। तकरीबन सभी बच्चों का आंसर मैं देख रहा हूं सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्तकालीन कर सकते हैं या गुप्त काल में कर सकते हैं, गुप्त काल में भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। कल्याण, ताम्रलिप्ति, भनोज और कैम्बे। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। खास करके यहाँ मैं अगर मैप के माध्यम से आपको बताऊं तो आप समझ पाएंगे, एक बंदरगाह यहाँ चर्चा हो रही है, एक बंदरगाह की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका है, आपका भनोज हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ताम्रलिप्ति हो जाएगा। स्वाभाविक है यहाँ पर आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण बंदरगाह यहाँ पर हो जाएगा। ये है आपके लिए ऑप्शन, कल्याण, ताम्रलिप्ति, भनोज हो जाएगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है लालू जी का, नेहा, मंटू, ताम्रलिप्ति, प्रिंस, सुचित्रा, हिमांशु राज का आंसर बी है, जितेंद्र जी का सी है, पुष्पा का ई आंसर है, संदीप प्रसाद है, अभिषेक जी है, प्रिंस पटेल है, पंसील कुमारी है। ध्यान रखिएगा, आंसर आपका सभी बच्चों का थोड़ा सा अलग आ रहा है। आंसर थोड़ा, संतोष कुमार का आंसर सी आ रहा है, थोड़ा अलग आ रहा है। आप अगर उत्तर भारत की बात करते हैं तो आपको ये दोनों बंदरगाह कवर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लेकर के चले तो जो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ के लिए व्यापार हो जाएगा। जो आप दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करते हैं, जहाँ आप कंबोडिया है, इंडोनेशिया की तरफ व्यापार होगा तो इस तरफ से हो जाएगा। अगर भनोज की बात करते हैं तो ये आपका मध्य एशिया की तरफ जाने वाला मार्ग तैयार करता है। तो इसका मतलब है कि दोनों बंदरगाह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। चूँकि गुप्त शासकों का नियंत्रण गुजरात तक था, तो भनोज और ताम्रलिप्ति दोनों, ताम्रलिप्ति बंगाल में है, भनोज आपका गुजरात में है। इसी को हम भारू कच्छ भी कहते हैं। ये दोनों बंदरगाह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। आंसर जो हमारा हो जाता है वह ई हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसलिए आपने जो आज में लेट हैं, चलिए राकेश जी कोई बात नहीं, जय कृष्ण जी, सी नहीं होगा। आपसे गलती ये क्यों हुई पता नहीं। जितेंद्र जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो यहाँ पर आपका आंसर ई होना चाहिए, ई होना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक वाला आंसर ज़्यादा सुटेबल होगा। ऐसे सी देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आप भनोज वाले को जस्टिफाई कैसे करेंगे? गुप्त शासक तो यहाँ तक भी तो आए हुए थे, और इनके लिए अगर यस अरब क्षेत्र में जाना है या मध्य एशिया की तरफ जाना है तो इस बंदरगाह से यहाँ से लेकर के ऐसे तो नहीं जा पाएंगे, इनके लिए बहुत मुश्किल होता। यहाँ से आप दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाइए और यहाँ से आप मध्य एशिया की तरफ जा सकते हैं। बहुत उपयुक्त मार्ग दोनों तैयार करता था। आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है? इनमें से किसने घोषित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्योदय और सूर्यास्त उसके कारण होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, बाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। वैसे देखेंगे कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जिसने कि यह थ्योरी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा पहला शासक है, पहला है जिसने कि यहाँ पर यह विवरण दिया है।
आत्मबल का विश्वास, 3 का ए है, अभिषेक सिंह का ए है, लालू जी का ए है, नेहा चौधरी का ए है, पंचशील कुमारी का ए है, अभिषेक कुमार सिंह, जयकृष्ण जी बहुत बढ़िया, प्रदीप गुर्जर जी का भी आंसर आ रहा है, नेहा राय, राकेश निराला, पुष्पा, राधा, सुमित जी, प्रिंस पटेल। चलिए तकरीबन सभी बच्चों का आंसर सही है। तो हाँ, एक डी आंसर देख रहा हूँ मैं ना, प्रिंस पटेल जी का आंसर डी है। प्रिंस जी, ये डी नहीं आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा, आर्यभट्ट है। या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूर्व वर्षों का प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, पूर्व वर्षों का प्रश्न केवल इतना नहीं है, मैंने 9 क्वेश्चन लगभग पूर्व वर्षों का लिया हुआ है, लेकिन केवल 9 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन मानक क्वेश्चन यही थे। बाकी जो क्वेश्चन है वो मान के चल रहा हूँ कि मैं आपने बिल्कुल सही किया होगा या कर भी देंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जो मानक हो सकते थे उसको मैंने यहाँ पर पिक किया है। इतना आपने बनाया, इसका मतलब सब कुछ बनने की स्थिति में आपका आएगा। एक तरह से यह फिट लिटमस टेस्ट आपका हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत है, सौमित्र है, शूद्रक है, रौनक है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यह क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित रहा है। यह प्रश्न क्या रहा है? विवादित रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी के अधीन थोड़े बहुत विवाद अक्सर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी दिन बताया था एक क्वेश्चन कि जहाँ पर पूछा था कि गुप्त काल के संदर्भ में कि गुप्त काल में किसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, वहाँ जो विवाद रहा था, जबकि गुप्त काल का एक भी एरिया नहीं था। सातवाहन था, यानी जितने भी राजवंश थे या तो मौर्य काल के थे या मौर्योत्तर काल के थे। गुप्त काल में तो था ही नहीं, गुप्त काल का कोई नहीं था। फिर भी वहाँ पर आंसर मुझे प्राप्त करना पड़ा, और जो सातवाहन वंश था। उसी तरह से विवाद यहाँ भी आता है। विवाद इसलिए खड़ा हो जाता है जबकि हमारे पास ऑप्शन ई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन बीपीएससी में जो क्वेश्चन सेट होता है, कभी कभी वहाँ पर ये गलतियाँ भी हो जाती हैं कि जो हमारे कालखंड होते हैं या जो वैज्ञानिक होते हैं या इतिहासकार होते हैं, उनको समथिंग से जोड़ करके, यानी आसपास के काल से जोड़ करके आंसर दे दिया जाता है। क्या आंसर दे रहे हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ दिक्कत आ रही थी। प्रिंस जी का ए है, नेहा राय का है, सादाब का है, राधा रमन का है, पुष्पा है, नितेश का है, राकेश कुमार निराला का है, ठीक है, आत्मबल का है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि कभी कभी विवाद यहाँ पर क्या हो जाता है, ई के रूप में आता है सुश्रुत को लेकर के, क्योंकि इनको मौर्योत्तर काल का मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह उनकी भावना को देखते हुए कि यह सुश्रुत के बारे में ही पूछ रहे हैं कि जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे प्राचीन भारत के। तो यहाँ पर सुश्रुत ही इसका आंसर आप लगाएंगे अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो। यहाँ एक्चुअल में सुश्रुत के ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है, गुप्तकाल यहाँ पर फिर साइलेंट हो जाता है। आंसर क्या होगा? 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल, जो पाल वंश का शासक था, से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? सुवर्ण भूमि का वह सुवर्ण भूमि दक्षिण पूर्व एशिया में है। सुवर्ण भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की? ये राजा है धरिंद्र है, संग्राम अवि धनंजय है, बलदेव पुत्र है और चूड़ामणि बर्मन है। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या आंसर देना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 5 का संदीप जी ने मुझे लगता है दिया है सी। जैसे संदीप जी ने आंसर लिखा है ना, अगर वैसा लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आइडेंटिफाई करने में कि आप किसका उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। धनवंतरी थे, धनवंतरी भी थे, सुश्रुत भी थे, धनवंतरी भी थे। लालू धनवंतरी और भी लोग होंगे। दिवाकर जी का सी है, यूपीएससी वाला का डी आ जाता है। सुमित का सी है, जयकृष्ण पटेल जी का ए है, थोड़ा गलत हो रहा है दिवाकर जी। लालू जी का ए है, यूपीएससी दिवाकर, ठीक है, यूपीएससी। मंटू कुमार का बलदेव पुत्र है। मनीष सिंह है, नेहा चौधरी का। यहाँ पर भी थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज कर रहे हैं, तो लेकिन मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। आंसर जो इसका हो जाएगा वह हो जाएगा सी, बलदेव पुत्र। याद रखिएगा, यहाँ अगर याद नहीं आया, अगर मान लीजिए याद नहीं आया, अंदाज से देंगे तो गलत होगा। अब आप इस फैक्ट्स को याद कर लीजिए। अगर कभी मान लो घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और जो यहाँ से बनता है, यहाँ जो बनता है वह यह प्रश्न बनता है। एक बार और प्रश्न पूछा था इसी से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से किस पाल वंश के शासक ने बौद्ध विहारों को, नालंदा बौद्ध विहार को 5 गांव दान में दिया था? यह प्रश्न पूछ लिया था। उल्टा प्रश्न होगा ना।
तो यहाँ पर देवपाल उसका उत्तर होगा। प्रश्न का डायमेंशन चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। अगर एक टॉपिक आप पढ़ते हैं तो अलग अलग डायमेंशन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जो प्रश्न पूछा गया इसी का मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा कि निम्नलिखित में से किस पाल वंश के शासक ने क्या किया था? शासक ने नालंदा बौद्ध विहार को क्या किया था? विहार को 5 गांव दान में दिया था। 5 गांव दान में दिया था। इसका उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने लिख इसलिए दिया है कि आपको दिक्कत नहीं हो। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और यहां पर मैं डाल देता हूं नयपाल। आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल हो जाएगा, क्योंकि संदर्भ उसका वहीं से जाकर के जुड़ता है। आशा करता हूं कि ये आप नए जो प्रश्न हैं उसको भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये अलग डायमेंशन से प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट देखेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 6, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात? उरैयूर एक स्थल का नाम है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, यह क्यों विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। उरैयूर और अरिकमेडु, मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि 2 स्थल एक ही बात के लिए फेमस है, और है अरिकामेडु। ये दोनों एक ही चीज़ के लिए फेमस रहा है। कभी अरिकमेडु पर पूछा जा सकता है और कभी उरैयूर पर पूछा जा सकता है। क्या पूछा? उरैयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक था। PR झा 6 का उन्होंने ई कहा है। झा साहब, नेहा राय, झा साहब आप मुझे कमेंट करके बाद में मुझे बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सतीश SDM का बी है, प्रदीप गुजर जी का ए है, शैलेश जी का बी है, और धनंजय सिंह का बी है, सतीश जी है, प्रिंस जी का ए है, और बच्चे आ जाते हैं, मनीष हैं, गुलशन कुमार जी हैं, ठीक है, कोहली साहब जी भी आ चुके हैं, चंद्र मौलिक क्लास का आंसर थोड़ा गलत हो जाता है, और जितेंद्र यादव कपास के संदर्भ, बिल्कुल ठीक है। नेहा, राकेश, पुष्पा, गुलशन जी आपका आंसर लग रहा है थोड़ा सा गलत हो रहा है। मंटू कुमार, बिल्कुल आपने सही पकड़ा इस चीज़ को। आंसर क्या हो जाएगा कि ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर एक और चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि कभी शब्द बदल करके आपसे पूछ जाए, जैसे यहाँ पर पूछा गया कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपको जो मिला है रंगाई के हौज मिले। हौज, रंगाई का मतलब है कपड़ों की रंगाई, कपड़ों की रंगाई के हौज। अगर हो सकता है कि इस रूप में आपसे पूछ दे, यह ना पूछे कि वहाँ से कपास का व्यापार होता था या नहीं होता था। सूती वस्त्र तैयार होता था, सूती वस्त्र को रंगा जाता है, उसको डाई किया जाता है। तो डाई करने के जो बड़े बड़े हौद बने होते हैं, कहीं आपने हस्तशिल्प वाले में देखा होगा, ऐसे हौद बने होते हैं जिसमें कि डाई किया जाता है, रंग किया जाता है कपड़ों को, सूती कपड़ों पर पक्का रंग चढ़ाया जाता है। तो ये हौद आपको यहाँ पर मिला है उरैयूर और अरिकमेडु में, इसलिए भी माना जाता है कि यह सूती व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। इस आधार पर भी यह प्रश्न माना जाता है। तो आंसर क्या होगा? 6 का बी होगा, लेकिन इस डायमेंशन को भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ भी प्रश्न बन सकता है। डायरेक्ट कपास वाला फिर से पूछेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन उरैयूर और अरिकमेडु पर फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये संभावित है, लेकिन डायमेंशन हो सकता है उसका चेंज हो जाए। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। उस स्रोत का नाम बताइए, उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों की जानकारी नहीं देता है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों की जानकारी नहीं देता है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। मुझे लगता है कि यह प्रश्न भी सरल होना चाहिए अगर एक पर्टिकुलर जानकारी आपको होगी तो। अब वह पर्टिकुलर जानकारी क्या है, मैं अभी प्रश्न के जब आप आंसर दे लेंगे उसके बाद में बताऊंगा वह पर्टिकुलर जानकारी आपको क्या होनी चाहिए थी, फिर यह प्रश्न आप आसानी से बना सकते। ध्यान रखिएगा कि जब यह पूछा जाता है कि कौन है या कौन नहीं है,
तो इस बनाने के दौरान आप यह भी कह सकते हैं, उसका उल्टा भी सोच सकते हैं। जैसे पूछा जाता है कौन सा सही है, तो आप उल्टा सोच करके कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं है, तो भी आप अपने आंसर को एलिमिनेट करके अच्छे से बना सकते हैं। दोनों प्रक्रिया होती है प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन को बनाने की। आंसर जो आ रहा है वह सी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सतीश जी का है, शैलेंद्र है, गुलशन जी है, प्रिंस पटेल है, धनंजय सिंह है, सतीश एसडीएम है, नेहा, मसूद कोहली का आंसर ए। देखिए इसमें कंफ्यूज कर गए, यहाँ पर जयकृष्ण पटेल जी का सी है, श्याम सुंदर कुमार यादव राव साहब का सी आंसर है, गुलशन जी का आंसर सी है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि कंफ्यूज कर रहे हैं। राकेश कुमार निराला का आंसर सी है। कुछ बच्चों का मैं देखता हूँ आंसर क्या है, मैंने चूँकि ध्यान नहीं दिया है। हाँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर गए थोड़ा सा, इसलिए कि जरा इस ग्रंथ के बारे में आप जानिए। मिलिंद प्रश्न जो है यह क्या है, इसको मिलिंद पहियों को हम क्या कहते हैं, मिलिंद प्रश्न कहते हैं। मिलिंद प्रश्न हिंदी में कहेंगे यह होगा राजा मीनांडर तथा भिक्षु नागसेन का संलाप, भिक्षु नागसेन का अनात्मवाद पर संलाप, अनात्मवाद पर संलाप है, या प्रवचन कहें, या संलाप का मतलब है वार्तालाप, संलाप। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसी की सूचना मिलती है कि भगवान, जैसे बुद्ध के धर्म में आप देखेंगे, जैसे बौद्ध धर्म में आप देखते हैं कि अनात्मवादी धर्म है, यानी आत्मा की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ पर भी इस बुक में लगभग यही बातें कही गई है, और जो भिक्षु नागसेन है उनके द्वारा यह प्रकाशित करने की कोशिश की गई है कि भाई बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा नहीं है। तो यह बिल्कुल सही है। इसके लिए लक्षण प्रश्न करके एक अध्याय भी विशेष रूप से निरूपित किया गया है। यहाँ पर कोई राजनीतिक वार्तालाप नहीं है। अब आप कहिएगा कि जैसे जातक कथा है, जैसा कि आपने जयकृष्ण पटेल जी ने या अन्य लोगों ने कहा, जातक कथा भी तो बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जातक कहानी में क्या है कि बहुत सारे संदर्भ बाहर से भी जोड़े गए। जातक कहानी से हमें पता चलता है, यहाँ पर जातक कहानी एक नहीं है। मैं एक फैक्ट्स यहाँ पर और लिख देता हूँ, चूंकि प्रश्न पूछा गया है तो आप उसको केवल याद कर लीजिएगा। जातक कहानी से हमें क्या पता चलता है कि एक जातक में एक बाबेरू जातक है, बाबेरू जातक यहाँ से पता चलता है कि भारतीय कहाँ से करते थे, पश्चिम एशिया से पक्षियों का व्यापार करते थे, यह क्या है, एक संदर्भ है, व्यापार करते थे। तो जातक कहानियों में जो बौद्ध धर्म की सूचना मिलती है वह विभिन्न संदर्भों के साथ दी गई है। तो इसकी वजह से वहाँ पर हमें व्यापार की भी सूचना मिल जाती है। लेकिन मिलिंद प्रश्न विशुद्ध दार्शनिक ग्रंथ है, वहाँ पर हमें ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ आपको सोचना था इसी संदर्भ में। संगम साहित्य से प्राप्त होता है, मिलिंद प्रश्न से नहीं होता है, जातक से है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो अज्ञात नाविक के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि लाल सागर और फारस की खाड़ी के माध्यम के मध्य चलने वाले व्यापार की बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, खास करके रोमन व्यापार की, वह तो देता ही। तो आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, मिलिंद प्रश्न हो जाना चाहिए। जब ऐसे प्रश्न को आप बनाते हैं, ये जानकारी हमें अवश्य रूप से होनी चाहिए, तभी प्रश्न सही होंगे। क्योंकि विषय वस्तु क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप दे लीजिए इस बार एग्जाम, जो फाउंडेशन कोर्स वगैरह लॉन्च करेंगे तो उसमें प्रयास ये होगा, इतिहास विषय में मैं कह सकता हूँ क्योंकि इतिहास तो मैं ले ही रहा हूँ या लूँगा, तो वहाँ पर मैं चाहूँगा कि ये जो थोड़ी सी क्लियरिटी होनी ज़रूरी होती है, जैसे लाइन बाय लाइन क्लियरिटी होना आवश्यक है, तो वह आपको वहाँ पर देने में शायद मुझे सफलता मिल पाएगी। ठीक है, मिलिंद प्रश्न जितेंद्र यादव जी, विपिन, वेरी गुड इवनिंग। समझ पाए बात को, आगे बढ़ते हैं। चूँकि इसमें ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत थी इसलिए मुझे रुकना पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, मैं मान के चलता हूं कि 100% आप आंसर दे पाएंगे। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर भी बीपीएससी के आंसर के साथ आपको डिफर करना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ूँ तो मैं इसका आंसर अलग निकालूंगा, बीपीएससी ने जो आंसर दिया है वह अलग दिया है। यहाँ पर विवाद की गुंजाइश फिर से बनती है। वैसे चोल काल किसी एक काल के लिए तो प्रसिद्ध नहीं होगा। अगर कहा जाए कि विशेष रूप से प्रसिद्ध है तो उस संदर्भ में अगर प्रश्न को देखें तो आंसर अलग होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप वही करिए।
आप यही समझिए कि चोल काल में सारी बातें हो सकती है, लेकिन किस विशेष कार्य के लिए वह प्रसिद्ध था उस दिशा में सोचेंगे तो आंसर आपका सही होगा। क्या दे रहे हैं? 8वां का ई है जितेंद्र जी का, ई है सतीश जी का प्रिंस ई है, गुलशन कुमार का है, प्रिंस पटेल का ई है, गुलशन जी है, दिवाकर कुमार का ए है, प्रिंस पटेल। ठीक है, और भी बच्चे जल्दी से जवाब देंगे, फटाफट जल्दी बहुत तेज़ी से जवाब देंगे ताकि बहुत क्वेश्चन है ना। रावण जी का आंसर ए आ जाता है, राकेश निराला का ई आ जाता है, राधा मोहन। यहाँ जो आंसर भैया पूछा जा रहा है गुलशन जी, जय कृष्ण पटेल जी, यहाँ जो आंसर पूछा जा रहा है वह एक्चुअल में पूछा जा रहा है ए के संदर्भ में। यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो सबके लिए प्रसिद्ध तो था ही, लेकिन राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध हुआ ये सामान्य सी बात है, ये ऐसा युद्ध होता रहा है। और राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध हुआ ऐसा विशेष नहीं, मतलब ऐसा तो युद्ध होता ही रहता, राजवंश है तो युद्ध होगा ही होगा। लेकिन चोल काल की अगर पहचान है किसी चीज़ के लिए, जय कृष्ण जी आपको मैं विशेष रूप से, या अन्य बच्चे जिन्होंने की ई ऑप्शन लिया है उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल करना चाहूँगा कि जब हम किसी कालखंड की विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं तो वह एक कारण से प्रसिद्ध होता है, और चोल काल के संदर्भ में वह जो वह हो जाएगा विलेज असेंबली के लिए, यानी ग्राम पंचायत के लिए। जो ग्रामीण स्वायत्तता की अवधारणा चोल प्रशासन के साथ जुड़ी हुई थी, वैसी अवधारणा समकालीन किसी भी राजवंश के साथ या किसी भी कालखंड के साथ नहीं दिखाई देता है। तो आंसर इसका ए के साथ आप मूव करिए। यद्यपि नॉर्मली आप देखेंगे तो राष्ट्रकूट वंश के साथ भी युद्ध हुआ था, ठीक है, श्रीलंका के साथ भी व्यापार हुआ था, या पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार किया। फिर आप देखेंगे तो तमिल साहित्य संस्कृति की उन्नति हुई, लेकिन ये थोड़ा सा वेग टर्म आ जाता है। यहाँ सबसे जो प्रसिद्ध है वह आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत के संदर्भ में, आंसर ए होगा इसका। दूसरा देखेंगे कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। यह भी आप 100% उत्तर देंगे, मैं मान के चलता हूँ। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडपम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि कुछ मानक प्रश्नों को लिया गया है। ऐसे मानक प्रश्न जिसको आप बनाते हैं, इसका मतलब है कि उसके आसपास के सभी प्रश्न आपसे बनते हुए चले जाएंगे। फैक्ट्स के पीछे मत दौड़िएगा, फैक्ट्स अपने आप आपके साथ आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फैक्ट्स अपने साथ आएगा। क्या आंसर आ रहा है? अगर विकल्प ए नहीं होता तो उत्तर ई हो सकता था, अगर विकल्प ए नहीं होता तब तो उत्तर ए हो जाता। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न अगर 1, 2, 3 वाले ऑप्शन में आएगा तो यूपीएससी सब में अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर बदल भी सकता है, लेकिन यहाँ जो बीपीएससी पूछ रहा है उसका आंसर ए ही आपको देना उचित रहेगा। ठीक है, आंसर सभी बच्चों का दे रहा है बी आ रहे हैं। रानी रॉय है, सेवरन है, पुष्पा है, नेहा है, राधा रमन है, गुलशन जी है, राकेश कुमार निराला है, संदीप जी हैं, राकेश कुमार, अनुपम उपाध्याय जी हैं, गोपुरम। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा था कि सभी बच्चे सही आंसर देंगे, तो यहाँ नहीं रुकेंगे। गोपुरम होता है यानी भव्य प्रवेश द्वार। देखेंगे मंदिर का क्या होता है, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के मंदिर में देखेंगे तो मंदिरों के भी अपने शिखर होते थे, लेकिन उस शिखर से भी भव्य दरवाज़ा बनाया जाता था, उसका गेट बनाया जाता था, और उस पर भी बड़ा ही बहुत बड़ा शिखर बनाया जाता था, जिसे गोपुरम कहा जाने लग गया था। 9 हो गया। 10 देखेंगे। संगम काल में रोम तथा तमिलनाडु के मध्य व्यापारिक संपर्क थे। अनेक वस्तुओं का तमिलनाडु से रोम को निर्यात होता था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात की प्रमुख मद नहीं थी? या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, आपको सोचना होगा तर्क के साथ कि बहुत सारे व्यापार होते थे, बहुत सारी वस्तुओं का व्यापार होता था, तमिलनाडु से भी होता था, तमिलनाडु से रोम को निर्यात होता था, लेकिन कौन सी वस्तु निर्यात की प्रमुख मद नहीं थी? क्या होगा? मसाले, हाथी दांत से निर्मित आभूषण, वैदुर्य, वैदुर्य का मतलब होता है कीमती पत्थर या अर्ध कीमती कहिए, कीमती पत्थर कर दीजिए, घोड़े, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। निर्यात की कौन सी मद नहीं थी? ध्यान से सोचिएगा, बहुत तर्क से 1-2 बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। निर्यात की कौन सी मद होगी? निर्यात किस चीज़ का करते हैं? जिसका आप उत्पादन करते हैं, अधिक अतिरेक उत्पादन होता है, उसी का हम निर्यात करते हैं। जिस चीज़ का उत्पादन नहीं करते हैं उसका निर्यात तो होगा ही नहीं। एक मैंने क्लू आपको दिया, देखते हैं आप क्या आंसर देना चाहते हैं। एक बार मैं देखता हूँ आंसर जो आ रहा है बी आ रहा है। क्या है बी का आंसर भाई? नहीं, गलत जा रहा है। आत्मबल का विश्वास, आत्मबल का विश्वास, पंसील कुमारी,
पुष्पा, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ और भी बच्चे का, राकेश जी हैं, सुमित जी हैं, गुलशन ही, विभाष, नेहा राय, सतीश जी, धनंजय सिंह का ठीक जा रहा है, कुछ बच्चे हैं, सतीश जी हैं, राकेश कुमार निराला, लगता है कि कुछ पंसिल कुमार, लगता है कुछ हिंट देने के बाद, मंटू कुमार, हिंट देने के बाद आंसर बहुत तेज़ी से सही होने शुरू हो गए, कुछ जो हिंट आपको दिया गया था, गुलशन कुमार, ठीक है। तो यहाँ पर दिवाकर ठाकुर, हिंट देने के बाद कुछ आंसर सही हो गए, या हो सकता है कि आप खुद भी समझ रहे हो। देखिए, भारत से कभी भी घोड़े निर्यात की मद नहीं रहे, कभी भी किसी कालखंड में नहीं। भारत में अच्छी क्वालिटी के घोड़े का उत्पादन नहीं होता था, इसलिए हम लोग मध्य एशिया की तरफ से ही घोड़े का हमेशा आयात करते रहे हैं। तो भारत से जो निर्यात हो सकता है वह वैदुर्य मणि हो सकता है, या मसाले हो सकते हैं, सूती वस्त्र हो सकता है, रेशमी वस्त्र हो सकता है, कीमती धातु या कीमती आभूषण हो सकते हैं जो पुनः निर्मित करके हम भेजते थे, कृत्रिम आभूषण हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं, सुगंधित पदार्थ हो सकते हैं, शराब हो सकते हैं, लेकिन घोड़े तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, अभी ही नहीं बल्कि मध्यकाल में भी नहीं। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। देखें, संगम कालीन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तमिल महाभारत की रचना की थी? संगम कालीन किस विद्वान ने तमिल महाभारत की रचना की थी? पेरुंदेवनार, विल्लीपुतुर अलवार, कंबन, कुट्टन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? मुझे लग रहा है कि इसका भी आंसर आप दे पाएंगे, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा और तेज चलेंगे ताकि जल्दी क्लास को समाप्त किया जा सके। हरिराम अहिरबार बिल्कुल ठीक है, नेहा चौधरी बिल्कुल ठीक है, राकेश कुमार निराला पहले ही बता दिया था सतीश जी ने, बहुत बढ़िया है। घोड़ा बाहर से ही मंगवाया जाता था। आत्मबल का विश्वास का आंसर सी आ जाता है, आनंद जी का सी आ जाता है। आनंद जी ने भी लिखा था लेकिन सी आ गया, वो गलती से मिस्टेक हो गया होगा। और विभास का ए है, गुलशन जी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चे कन्फ्यूज कर रहे हैं, नहीं इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आ रहा है और गलत जा रहा है, आंसर गलत है। नेहा राय का आंसर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा, जयकृष्ण जी का आंसर सी आ रहा है। क्या है सी में? कंबन नहीं होगा, कंबन ने तो तमिल रामायण की रचना की थी ना, ये तमिल रामायण की रचना इन्होंने की थी, तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी। यहाँ पर बी हो जाएंगे, बिलीपुत्र अलवार। 11 हो गए। 12, निम्नलिखित में से किस भूभाग के साथ गुप्त काल में भारत के घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क थे? अभी मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था। निम्नलिखित में से किस भूभाग के साथ गुप्त काल में भारत के घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क थे? दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, ईरान, पश्चिम रोम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। मैं चाहूंगा कि इसमें से केवल एक भाग को चुने, आप एक भाग को ही चुने, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज कर जाएंगे। 11 हो गया, अब 12 का देंगे। पुष्पा, बी होगा आंसर ना? संदीप बिल्कुल ठीक है आपने, अब बी तो खुशी ने दिया ही था, ठीक है। सतीश एसडीएम का है, आत्मबल का विश्वास है, यहाँ पर ए आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। धनंजय कुमार जी है, उमेश कुमार है, गुलशन है, राधा रमन है, चलिए बढ़िया चल रहा है। और श्याम जी नेहा, ठीक है, ठीक, लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। साउथ ईस्ट एशिया के साथ मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि इस समय ताम्रलिप्ति महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो यहाँ हम साउथ ईस्ट एशिया के लिए सबसे अच्छा इसी को हम प्रयोग में लाते थे, इसी बंदरगाह से हम व्यापार करते थे। 12 हो गया। 13वां देखते हैं, 13। गुप्त काल में भाग कर से क्या तात्पर्य था? गुप्त काल में भाग कर, ध्यान रखिएगा, से क्या तात्पर्य था? क्या यह भूमि कर था? क्या भूमि कर तथा वाणिज्य कर था? क्या राज्य द्वारा वसूला जाने वाला विभिन्न कर था? बंजर भूमि पर कर था? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक था? इनमें से भाग कर का क्या मतलब होगा? भाग, भाग का मतलब पार्ट मत समझ लीजिएगा, भाग एक नाम ही आता है, ठीक है। गुलशन, संतोष का ए आ जाता है आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। गुलशन जी का ए आ जाता है, तेज़ी से चैट करेंगे ना तो मतलब आंसर ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे तभी तो आंसर भी दे पाएंगे। मैं आपको दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि आप फटाफट सबसे पहले आंसर दीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि गलती होती है तो अफसोस होता है, अफसोस होगा कि बेकार में मैंने गलती कर दी। लाइव क्लास चल रहा है और लाइव क्लास में मैं नाम भी ले रहा हूँ, तो यह तो रिकॉर्ड में चला जाएगा कि किसका गलत हुआ किसका गलत नहीं हुआ, इसलिए सोच समझ के ही उत्तर दें, कोई चिंता की बात नहीं है। आंसर जो आ रहा है, राकेश का है, नेहा का, गुलशन है, सतीश है, राकेश जी हैं, गुलशन चूँकि एक ही आ रहा है। लगभग तकरीबन देख रहा हूँ कि मिंटू है, श्रावणी, श्रेयस है, मुन्ना जी हैं, राकेश हैं,
राधा रमन जी और मुन्ना जी, आपका आंसर अलग आ रहा है। और बाकी मैं देख रहा हूँ पुष्पा का आंसर ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। यह क्या है? भूमि कर है। ध्यान रखिएगा, एक और कर की चर्चा मिलती है, वह होती है भोग भाग कर। भाग कर यानी अगर केवल भाग कर की हम चर्चा करें, भोग कर की अलग अलग चर्चा करें तो उसका अलग हो जाएगा। भाग भोग कर का मतलब होता है कि एक तरह से मल्टी जो कर होते हैं, मल्टी टैक्सेस होते हैं, उसको वसूलने की प्रक्रिया। एक और टैक्स की चर्चा मैं अभी करने वाला हूं थोड़ी देर में। एक और प्रश्न इस पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। विक्रमशिला महाविहार के कुलपति के रूप में कौन प्रख्यात थे? विक्रमशिला महाविहार के कुलपति के रूप में कौन प्रख्यात थे? श्री ज्ञान आतिश, तारानाथ, सर्वबर्मन, मोगलीपुत्र तिस्य भी कह सकते हैं, तिस्य, थेर, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। मोगलीपुत्र का नाम याद है या नहीं है? क्योंकि आप लगातार इतिहास पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ पर जो भी है अपने अपने क्षेत्र में बड़े ही विशेषज्ञ रहे हुए, सबका नाम आप इतिहास में पढ़ते ही पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन ऐसे थे जो विक्रमशिला महाविहार के साथ संबद्ध थे। आंसर आ रहा है संतोष जी आत्मबल का है, श्याम कुमार का है, और राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर ठीक है। सुमित जी बहुत बढ़िया। पंसील, पुष्पा, विभास, गुलशन, नेहा चौधरी, चलिए बहुत बढ़िया। मुन्ना चौबे, बहुत बढ़िया। मुन्ना भैया का भी आंसर सही हो गया और नेहा राय का भी आंसर सही हो गया। अन्य भी बच्चे देना चाहेंगे आंसर? हाँ, तो गुलशन का भी आंसर, विभास का भी आंसर ठीक है, जितेंद्र का है, राकेश कुमार निराला है, गुलशन, मिंटू ठीक है, सही है। सभी बच्चों का आंसर नीट एंड क्लीन है। और यह आपका श्री ज्ञान आतिश जो है विक्रमशिला महाविहार के कुलपति थे। कई बार इन्होंने राजनीतिक जो विद्वेष हुआ था एक तरह से तिब्बत वगैरह के शासक के साथ, उसको भी दूर करने में इन्होंने प्रभावी भूमिका निभाई थी। आंसर 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 15। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा निम्नलिखित में से किस एक विषय से संबंध है? विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? यहाँ विषय मैंने बोल दिया, किस एक विषय से संबंध है। चिकित्सा पद्धति पर एक शोध प्रबंध है, समकालीन रंगशाला का एक प्रतिपादन है। रंगशाला का मतलब आप नहीं समझते होंगे तो नाटक इसको समझ लीजिए। हिंदू विधि पर टीका है, दक्षिण भारतीय संगीत पर एक शोध प्रबंध है। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या आंसर हो जाएगा? दिवाकर ठाकुर जी का आंसर मैं देख रहा हूँ, अगर इसी क्वेश्चन के संदर्भ में है, ए है। आत्मबल का विश्वास का आंसर 15 का अब आ रहा है तो सी आ रहा है। 15 का आंसर सी है। जल्दी से देंगे, एक बार मैं कुछ सेकंड वेट कर लेता हूँ, फिर मैं आंसर बता दूंगा, फिर 16 क्वेश्चन पर चले जाएंगे। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? चिकित्सा पद्धति पर एक शोध प्रबंध, समकालीन रंगशाला का प्रतिपादन, हिंदू विधि पर टीका, दक्षिण भारतीय संगीत पर एक शोध प्रबंध। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, जो बच्चा इस प्रश्न को कॉन्फिडेंट होकर के जवाब दे रहा है, उसे इस प्रश्न के साथ एक और प्रश्न सॉल्व करने की कला अपने आप विकसित हो चुकी होगी। मैं बताता हूं कि कौन सा प्रश्न होगा जिसका कि उत्तर आप सेम इसी पैटर्न पर दे सकते हैं। एक बार मैं आंसर देख लेता हूं। बी आंसर आ रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। दिवाकर जी, राकेश, गुलशन है, पुष्पा का आंसर सी है, दिवाकर जी का आंसर सी है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफर भी हो रहा है आंसर, लेकिन मंटू कुमार का बी आ जा रहा है। मंटू कुमार जी का आंसर बी आ जा रहा है। देखिए, बी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह आंसर सी हो जाएगा। जो आप विधि आपकी है ना, जो हिंदू धर्म में सिविल न्यायिक संहिता जिसको आप कहते हैं, अभी तो चलिए कॉमन सिविल कोड आपके लिए लागू है, हिंदू में तो वो लागू नहीं होता है। तो वहाँ पर जो आपके सिविल कानून हैं, हिंदुओं के, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनके जो सिविल कानून है, उसका आधार असल में 2 ग्रंथ ने तैयार किया है। एक मिताक्षरा ने तैयार किया है जो विज्ञानेश्वर ने लिखा हुआ है, और दूसरा जो तैयार किया है वह आपका तैयार किया हुआ है, जैसे एक हम देखते हैं मिताक्षरा, और दूसरा जो होता है वह होता है दाय भाग। दोनों को याद रखिएगा, दोनों हिंदू विधि पर क्या है? हिंदू विधि ग्रंथ है, विधि ग्रंथ। अब तो हम मान लो कि सिविल संहिता हमारी अलग है, हम लोग जो सरकार के द्वारा निर्धारित संहिता है उसके अधीन आते हैं। स्त्रियों को भी अब अधिकार देना पड़ेगा, बच्चों को भी अधिकार देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जेल जाएंगे। पहले क्या था, स्त्रियों के पास अधिकार नहीं दिए गए थे। जैसे आप मनुस्मृति को देखेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति को देखेंगे, वहाँ स्त्री धन का कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन यह नहीं था कि आपके समस्त धन पर स्त्रियों का स्वमेव अधिकार हो जाता था।
नियम ये था कि पिता के बाद बड़े पुत्र के पास या पुत्र के पास संपत्ति चली जाएगी, पत्नी के पास नहीं जाता था। अभी पिता के पास बाद संपत्ति किसके पास जाती है? माता के पास चली जाती है, क्योंकि ये नया कानून लागू हुआ है। लेकिन प्रारंभिक जो हमारे ग्रंथ थे वो ये थे। जैसे मिताक्षरा को हमने किसने लिखा हुआ? विज्ञानेश्वर। कई क्वेश्चन एक साथ सॉल्व होता है और यहाँ पर जीमूत वाहन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जीमूत वाहन और विज्ञानेश्वर दोनों का याद रखिएगा। मिताक्षरा पर अभी प्रश्न आया है, दाय भाग पर भी प्रश्न आएगा, तो वह भी एक हिंदू विधि ग्रंथ ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कालिदास की रचना वैदिक या पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु पर आधारित नहीं है? देखते हैं इसका आंसर क्या देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कालिदास की रचना वैदिक या पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु पर आधारित नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ बुक्स को भी आप टारगेट कर लेंगे, कुछ बुक्स का नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि बुक्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं बीपीएससी के अंदर। निम्नलिखित में से कालिदास की कौन सी एक रचना वैदिक या पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु पर आधारित नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? क्या कहना चाहते हैं मैं जरा देख लेता हूँ। मिताक्षरा मौर्य इंडिया और दायभाग बिहार, हाँ ठीक है, नॉर्थ इंडिया, ठीक है संदीप जी। दोनों का विषय वस्तु भी अलग अलग हो जाए। गुलशन कुमार का सी है, बी आंसर आ रहा है। जितेंद्र जी का आंसर बी है, बी का है। राधा रमन का है, सबका बी ही आंसर आ रहा है। नहीं, आत्मबल का विश्वास है, जितेंद्र जी है, गुलशन नेहा राय। सी आत्मबल का विश्वास का आंसर सी आ जा रहा है। और ठीक है, पुष्पा का आंसर सी आ जा रहा है, जो गलत है पुष्पा। कृष्णा का आंसर बी आ जा रहा है। और राकेश निराला जी है, मंटू जी का आंसर ए आ जा रहा है। मंटू जी आप भी मुझे चैट करके बता सकते हैं अपने बारे में, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है गुलशन जी, ठीक है। मैं देख रहा हूँ तकरीबन सभी बच्चों का आंसर, और कुछ बच्चे गलत जा रहे हैं, लेकिन सही है। यह आंसर हो जाएगा मेघदूतम। मेघदूत क्या है? यक्ष का संवाद है, यक्ष तथा मेघ के मध्य का संवाद है, मेघ के मध्य का संवाद। अगर देखा जाए तो यही ग्रंथ कालिदास को एक प्रकृति प्रेमी के रूप में स्थापित कर देता है। मेघदूतम में एक यक्ष जिसे राजा इंद्र द्वारा दंड दिया गया है, अपने घर से दूर रहने का, उसको भगा दिया गया है, यानी दंड स्वरूप उसको घर से बाहर कर दिया गया है। उसका ना विवाह हुआ था, तो उसकी पत्नी रह जाती है। तो पत्नी मेघ को संदेशवाहक बना करके अपने पति के पास संदेश पहुंचाना चाहती है। ये इसमें कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी। अगर आपने संस्कृत में कभी पढ़ने आपको कभी मौका मिल जाए तो ज़रूर पढ़िएगा। प्रकृति का वैसा चित्रण आपको बहुत कम मिलेगा, इतना शानदार चित्रण किया गया है। तो इसलिए कालिदास को जो उपमा दी गई है, इसलिए उपमा कालिदास से भी कहा जाता है ना। तो यहाँ देखें, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम राजा भरत को लेकर के है, जिसको हम भरत कुल से जोड़ते हैं। कुमार संभवम का मतलब कुमार कार्तिकेय के जन्म से लेकर के है। रघुवंशम भगवान राम को लेकर के लिखा गया है। तो ये वैदिक और पौराणिक ग्रंथ हैं सारे, लेकिन मेघदूतम क्या है? वैदिक और पौराणिक ग्रंथ नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा से गया में बौद्ध मंदिर विहार बनाने की अनुमति प्राप्त की थी? अशोक मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? क्या इसका आंसर हो जाएगा, जरा बताएंगे। मैं आशा करता हूं कि यह भी प्रश्न आपके लिए सरल ही रहा होगा। टोटल गेमिंग, स्वागत है आपका भी। श्रावणी, मेघदूतम, यक्ष और मेघ का, बहुत बढ़िया। कुबेर के द्वारा यक्ष को निर्वाचित किया, ठीक है, हाँ कुबेर के द्वारा, ना कि इंद्र के द्वारा। सही, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। हिंदी में भी बुक है, पढ़ सकते हैं। असल क्या होता है ना कि जो मूल बुक होती है ना, जैसे कि मैं कभी कभी क्लास में चर्चा करता हूँ कि एक ग्रंथ है, जैसे विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ पंचतंत्र है। पंचतंत्र ग्रंथ को अगर आप पढ़ते हैं, वैसे संस्कृत और हिंदी मिक्स करके भी आता है। पंचतंत्र की कहानी मत पढ़िएगा, वो बड़ा सब स्टैंडर्ड बुक है। पंचतंत्र जो मूल है, जो संस्कृत और हिंदी मिक्स करके लिखा गया है, अगर उसको पढ़ते हैं तो जीवन की बहुत सारी गहराई या जो दिक्कतें होती है उससे पार पाने का आपको बहुत बढ़िया एक रास्ता निकल जाएगा। इतना बढ़िया किताब लिखा हुआ है। मौका लगे तो अब पढ़ाई छोड़ करके पंचतंत्र मत पढ़ने लगिएगा, ऐसा आपको मैं कहूँगा। संदीप जी का आंसर डी आ रहा है, दिवाकर का आंसर डी है, और ए भी आंसर आ रहा है गुलशन का। मैं थोड़ा देखता हूँ कि आंसर क्या इसका हो सकता है। आंसर सभी बच्चों का गलत आ रहा है। नहीं,
गलत आ रहा है। अंदाज से सभी बच्चे दे रहे हैं तकरीबन। पुष्पा आपका भी आंसर गलत है, गुलशन का भी आंसर, सभी बच्चों का आंसर मैं देख रहा हूँ लगभग गलत ही जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? समुद्रगुप्त के काल में आया था। यह जो मेघवर्मन था ना, यह समुद्रगुप्त के काल में। देखिए अशोक के काल में तो इसलिए भी नहीं आ सकता है ना कि अशोक काल में तो तिष्य हुआ करता था वहाँ पर, जिसके दरबार में हम देखते हैं कि संघमित्रा और महेंद्र को भेजा गया था। और अभी वहाँ से बौद्ध विहार सब बनाने की अनुमति नहीं मांगी गई है, अभी इनिशियल स्टेज है। कनिष्क के काल में भी नहीं था, कोई श्रीलंका संपर्क बहुत नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय बाद में होता है, उससे पहले समुद्रगुप्त के शासनकाल में यहाँ पर यह अनुमति मांगी गई थी। 18 देखेंगे क्या कहता है। गुप्तोत्तर काल के द्वारा भोतविष्ट क्या था? यही मैंने एक बार संकेत भी दिया था कि ऐसा क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ। एक ये भी आता है, इसी के संदर्भ में आपको ये शब्द भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहेगा, ये शब्द भी आपको आ सकता है, दोनों शब्द आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पहला भी आया तो ठीक है, दूसरा भी आया तो भी ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। क्या कहा गया? गुप्तोत्तर काल में भोतविष्ट क्या था? एक विशेष प्रकार का कर था, एक विशिष्ट प्रकार की बेगारी है, एक लोकप्रिय वाहन है, प्रशासनिक इकाई है, और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या इसका आंसर हो जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आंसर मुझे लगता है कि बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं भाषा के आधार पर, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सभी बच्चे टोटल गेमिंग का आंसर है, पंसील कुमारी का है, रानी रॉय का आंसर है, आपका मुन्ना कुमार का है, श्रवणी श्रेयस का आंसर, और भी दे देंगे, मुन्ना चौधरी का आंसर है, पंसील का आंसर है, और यहाँ पर श्याम सुंदर जी का है, राकेश निराला है, टोटल गेमिंग है। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। भोतविष्ट क्या है? एक बेगारी कर है, एक टैक्स है, और जो विष्टि होता है वह वेगार प्रथा होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भोतविष्ट क्या था? एक प्रकार का कर था। देखता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है वैसे तो बेगारी, तो आप बेगारी ही मान लें, क्योंकि यहाँ विष्टि का मतलब बेगारी होता है, तो इसलिए मैंने वह शब्द यूज कर लिया था पहले ही कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो मैं इसका आंसर आपके हिसाब से ही लगा देता हूँ ताकि फिर कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए विष्टि मतलब क्या होता है? बेरोजगारी होता है, वेगारी, विष्टि, उसी के संदर्भ में। हालांकि कभी कभी पूछा जाता है ना कि भोतविष्ट एक कर के रूप में भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर था। जैसे कर का क्या मतलब होता है कि आप कुछ पैसा दे करके अपने कर का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन जो पैसा देने की स्थिति में नहीं रहता है वह एक प्रकार से अपने श्रम को दान कर सकता है। तो श्रम दान करेंगे तो वह बेगारी कहलाएगा, उसके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो वह भी एक आय का साधन राज्य का माना जाता था। जो भाषा के हिसाब से इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं, बेगारी के संदर्भ में इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन काल में घटी यंत्र का प्रयोग किस कार्य के निमित्त होता था? यानी किस कार्य के लिए किया जाता था? घटी यंत्र का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? प्राचीन भारत में घटी यंत्र का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था? धातु के बर्तनों के निर्माण में, यज्ञ कर्मकांड के जल प्रवाहित करने में, तांत्रिक अनुष्ठान में, कूपों से सिंचाई करने में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 18 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। गुलशन ठीक है, बी है। सुमित कुमार आत्मबालू के 19 का आंसर डी हो रहा है, कूपों से सिंचाई वाला कह रहे हैं, लेकिन सोच समझ के जवाब दीजिएंगे, सोच समझ करके जवाब देंगे, ऐसे क्या होगा कि फिर गलती हो जाएगी। कृष्ण यादव का डी आंसर आ रहा है, सोच समझ के दीजिएगा। प्राचीन काल में घटी यंत्र का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था? धातु के बर्तनों के निर्माण में। आंसर सी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, और आपका ए भी बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। पुष्पा का बी है। पुष्पा आपकी गलती हुई है, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आपने गलत आंसर दे दिया है, तो आपसे गलती होनी नहीं चाहिए क्योंकि आप तो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुलशन है, नेहा राय है, राकेश जी का आंसर है, संदीप का आंसर है, गुलशन ठीक है। मुन्ना जी चौबे जी का आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, लेकिन संदीप प्रसाद जी का आंसर मैं बिल्कुल ठीक देख रहा हूँ। यह क्या है? कूपों से सिंचाई करने के यंत्र के रूप में। अब देखिए होता क्या है कि पहले कुआं बना होता था, कुओं से सिंचाई करने के लिए आप कैसे सिंचाई करेंगे? या तो बाल्टी डालें, पानी खींच करके लाएं, पीने के लिए निकालना 2 बाल्टी पड़ जाए आपको। अगर आप लोगों ने कुआं देखा हो तो कुएं से पानी पीने के लिए निकालना पड़ जाए तो भी आपको भारी पड़ेगा। तो खेतों की सिंचाई कैसे होगी? तो सिंचाई करने के लिए एक यंत्र विशेष बना दिए जाते थे। कई बार मैं इसको ड्रॉ कर चुका हूँ। मान के चलते हैं ये कुआं हमारा बना हुआ है और इस कुएं में यहाँ तक हमारा जल भरा हुआ है। अगर यहाँ तक हमारा जल भरा हुआ है तो यहाँ अगर हमारा लैंड है तो इस पर हमारी सिंचाई कैसे होगी?
तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक यंत्र सा बना दिया। इसके लिए हमने क्या कर दिया, यंत्र का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से इसमें हमने क्या कर दिया, घड़े को बांध दिया। एक एक घड़े को यहाँ पर एक निश्चित दूरी पर हमने बांध दिया। उसके लिए एक साइंस होता है। एक निश्चित दूरी पर हमने क्या कर दिया, एक निश्चित दूरी पर हमने घड़े को यहाँ पर संबद्ध कर दिया और इस घड़े को हमने क्या किया, चलाना शुरू किया। इसको हमने क्या किया, रोटेशन इसे करना हमने शुरू किया। यह जब घड़ा यहाँ आएगा, इसमें पानी भरेगा, फिर आकर के यहाँ जैसे पैरेलल होगा ये एक नली में निकल जाएगा और खेतों में यह पानी उड़ेलते हुए चला जाएगा और खेतों की सिंचाई हो जाएगी। घड़े के साथ बंधा हुआ होता था, इसलिए हम इसको घटी यंत्र भी कहते थे। नेक्स्ट देखेंगे, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम, ध्रुव और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा गलत आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ वो उपयुक्त विकल्प हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो गलत का मतलब ये है कि आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं, क्योंकि ई ऑप्शन आपके पास होता है तो आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करिएगा कि क्या है यहाँ पर। राधा रमन, सी आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है। श्याम सुंदर कुमार यादव जी का आंसर सी है, सी आ रहा है। कृष्ण प्रथम है क्या? न न न न न इसका आंसर थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो कंफ्यूज आप करेंगे ना, वो इसकी वजह से करेंगे। यहाँ पर गलत, कृष्ण प्रथम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर द्वितीय होना चाहिए ना। इसलिए मैंने अपेक्षा रखी थी कि आप चाहें तो इस आंसर को के साथ मूव कर सकते थे। कृष्ण द्वितीय था, प्रथम नहीं था। कृष्ण द्वितीय ने इसका आंसर, कृष्ण द्वितीय। नेहा चौधरी, आपने वही अगर समझा तो राकेश निराला जी, तो आपने ई आंसर लिया। राकेश निराला जी ने आंसर ई लिया, तो यहाँ पर कृष्ण प्रथम नहीं होगा। मुझे आभास था यहाँ आप कंफ्यूज करेंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा, कृष्ण सेकेंड होगा। कृष्ण द्वितीय ने यहाँ पर बनवाया था। तो अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ई है जहाँ की हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किस चोल शासक को करों को हटाने वाला यानी सुंगम तविर्त कहा गया है? किस चोल शासक को करों को हटाने वाला यानी सुंगम तविर्त कहा गया है? वीर राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकेंड, कुलोत्तुंग प्रथम, राजाधिराज प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। किसे कहा गया है, किस चोल शासक को कहा गया है? यह कर को यानी टैक्स को ओमिट करने वाला था, डिलीट करने वाला था। बहुत सारे करों को यह हटाने वाला है। बहुत सारे चोल शासक हुए हैं, किसी ने कर लगाया, किसी ने कर हटाया, लेकिन एक उपाधि का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, सुंगम तविर्त का। ये कौन सा शासक है जिसके लिए इस उपाधि का प्रयोग किया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने इसको, चूंकि रिवीजन का दौर चल रहा है, तो वहाँ अगर चोल काल से मुझे कुछ पूछना था, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन आ गया, पहले क्वेश्चन मैंने पूछा ग्राम सभा के बारे में, तो ऑलरेडी क्वेश्चन वो पूछा जा चुका है। तो अब फिर मैं ग्राम सभा के ऊपर क्यों प्रश्न पूछूंगा? तो इसलिए मैंने अलग अलग डायमेंशन से प्रश्न आपके लिए बना लिए हैं। तो आंसर जो इसका आप दे रहे हैं वह आ जाएगा, संदीप जी का सी है, गुलशन का ए है, गुलशन का ए है और अंकित का ए। बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे हैं। ए तो बच्चे नहीं होगा, ए तो किसी भी हालत में नहीं होगा। नेहा चौधरी, आप चाहें तो यू टर्न ले सकते हैं। ए बिल्कुल भी आपका नहीं होगा आंसर, बी भी नहीं होगा आंसर। और जो बच्चे एक हैं, केवल मैं देख रहा हूँ कि संदीप प्रसाद जी हैं, केवल संदीप प्रसाद जी हैं, उनका मैं देख रहा हूँ कि आंसर सही जा रहा है। ये क्या होगा, सी कुलोत्तुंग फर्स्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा वह आपका है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा गया है? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा गया है? नारायण पाल, विग्रहपाल, नयपाल, जयपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी की खासियत होती है, वह मिलता जुलता कुछ ऑप्शन बना देता है ताकि आप लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आपके सामने उत्पन्न हो सके। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा गया है? नारायण पाल, विग्रहपाल, नयपाल, जयपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जल्दी से जवाब देंगे क्योंकि 8-9 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हुए हैं। आंसर सी आ रहा है। श्याम सुंदर कुमार जी का ई आंसर आ रहा है, या टाइपिंग मिस्टेक है? ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर आंसर
ई ही जाएगा, महिपाल। यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, आंसर इसका आप ई ले लीजिए, हो जाएगा आपका ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी वैसे नेपाल के संदर्भ में दिया है तो जो गलत होगा, मैं इसको करेक्ट नहीं करता हूँ, मिस्टेक आ गया है। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल इस वंश के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्हें स्वयं देवताओं द्वारा चुना गया था, संपन्न वर्ग के लोगों द्वारा चुना गया था, बंगाल में मत्स्य न्याय को समाप्त करने हेतु लोगों द्वारा चुना गया था। जरा मत्स्य न्याय की अवधारणा को समझेंगे। विक्रमशिला महाविद्यालय के आचार्य द्वारा चुना गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल इस वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्हें स्वयं देवताओं द्वारा चुना गया था, संपन्न वर्ग के लोगों के द्वारा चुना गया, बंगाल में मत्स्य न्याय को समाप्त करने हेतु लोगों द्वारा चुना गया, विक्रमशिला महाविद्यालय के आचार्य द्वारा चुना गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या आंसर देना चाहेंगे? आंसर जो देना चाहेंगे वह आ रहा है आपका सी का आंसर आ रहा है, पुष्पा, आत्मबल का विश्वास है। श्याम जी का बी आ रहा है, इतिहास का दीवाना भी आ चुके हैं QR कोड लेकर के, मंटू कुमार है। सी आंसर आ रहा है। तकरीबन मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि आंसर सबका सी ही आ रहा है, सी आ रहा है। एक बार सेशन को भैया शेयर वगैरह भी कर दिया कीजिए, क्योंकि ये सेशन जो है आपके लिए ही लाया जा रहा है और मैक्सिमम बच्चों तक इसकी पहुंच तो होनी ही चाहिए। तो जितने बच्चे जुड़ेंगे उतने लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। फ्री है। आप संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं कि BPSC के लिए विशेष सपोर्ट सिस्टम विकसित करने की कोशिश की गई है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? यह होगा बंगाल में मत्स्य न्याय को समाप्त करने हेतु। मत्स्य न्याय का मतलब होता है मछली का न्याय। मछली का न्याय क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है, यानी एक ही प्रजाति दूसरे प्रजाति को खा जाती है। तो इस प्रकार की अवधारणा मनुष्य में लागू नहीं होता है, जीवों में भी लागू नहीं होता है, अपने साथ संघर्ष उस रूप में नहीं करते, लेकिन मछलियों में ये न्याय नहीं लागू होता है। तो यानी यहाँ पर लूट मची हुई थी, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का उल्लेख किसमें किया गया है? पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का उल्लेख किसमें किया गया है? ऐहोल अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, गिरनार अभिलेख में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यह भी आपके लिए सरल प्रश्न होगा, 100% सिक्योर करने वाले प्रश्न में से एक है। तकरीबन प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाएंगे, परेशानी नहीं है। अगर इसको आप बना ले रहे हैं, इसका मतलब है कि इतिहास विषय में आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। कल हम लोग मध्यकालीन भारत के फर्स्ट फेज में जाएंगे। 2 क्लास में मध्यकालीन भारत पढ़ूंगा, एक सल्तनत काल का भाग होगा, एक मुगल काल का भाग होगा। कल जो 30 क्वेश्चन आपके होंगे वो सल्तनत काल से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट डे आपका मुगल काल से हो जाएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री पर हम लोग कम से कम 4 क्लास जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। आ रहा है आपका ए आंसर है, इतिहास का दीवाना है, गुलशन है, मुन्ना है, संदीप है, पंसील कुमार है, अंकित कुमार, अंतिक रोशन है। येस एस्पायर इंडिया का बी आंसर आ जाता है। बेटा आपका लगता है कि थोड़ा सा आंसर गलत आ रहा है। ये जो आंसर होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है ना, खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख में बहुत सारे लोग हैं, रुद्ररामन भी आ सकते हैं या गुप्त शासक भी आ सकते हैं, स्कंदगुप्त भी आ सकते हैं। गिरनार अभिलेख भी रुद्ररामन से जुड़ा हुआ हो सकता है या अशोक से जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन ऐहोल अभिलेख जो रविकीर्ति के द्वारा लिखा गया था, यह तो निर्विवाद है, यह पुलकेशिन द्वितीय से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत में मंदिरों को दिए गए दान को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत में जो मंदिरों को दान दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय, देवदान, वैदिक दान, मंदिर दान के नाम से, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इनमें से क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या देना चाहेंगे कि जो मंदिरों को दान दिया जाता था? गुलशन कुमार बिल्कुल आपका नाम लेते हैं, राकेश कुमार का नाम लेते हैं, और गुलशन जी कहरबेल, खारवेल खारवेल है ना, तो खारवेल आपको कहना है। तो खारवेल बेटर होगा उसका आंसर। तो जो बच्चे गलत दे रहे थे उनके संदर्भ में मैंने कहा था, मैक्सिमम बच्चों तो सभी सही आंसर दे ही रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर यही आंसर आपका देने का पैटर्न चलता रहा तो शायद आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इतिहास विषय में। जबकि इतिहास विषय एक बड़ा सेगमेंट तैयार करता है, बहुत बड़ा सेगमेंट है ना, बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। बी आंसर आ रहा है। तकरीबन देख रहा हूँ मैं सभी बच्चों का आंसर सही जा रहा है। आंसर बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? इसका बी होगा, देवदान, देवदेय या देवदान कहा जाता था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहेला, उपरोक्त में से सभी या कोई नहीं या एक से अधिक? क्या किसकी रचना की थी? महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के साथ भारत आए एक विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल खराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहेला, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं? क्या इसका आंसर हो जाएगा? ठीक है, जैक स्पैरो बहुत लेट से आए हैं बेटे। आत्मबल का विश्वास का आंसर 26 का बी आ जा रहा है। सभी बच्चे बी दे रहे हैं। मैं देखता हूँ क्या आंसर है। हाँ ठीक है, बी है, सुषपनशील है, इतिहास का दीवाना, गुलशन पुष्पा, अंजलि अहीर, यही नाम है। PR झा बहुत दिन बेद के बाद, गुलशन कुमार। रहेला नहीं होगा ना, गुलशन जी। कुमार अजय ने रहेला का, सॉरी, मुन्ना चौबे का आंसर बी आ रहा है, गुलशन जी का है। और श्रावणी श्रेयस का आंसर सी है। अंजनी अहीर का आंसर बी है, नेहा का भी है, आंसर बी है। मैं देख रहा हूँ तकरीबन सभी बच्चों का आंसर लगभग जो लास्ट में भी आ रहा है यस का आ रहा है। रहेला नहीं होगा, रहेला तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था ना, किताबुल रहेला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। आंसर क्या होगा? किताबुल हिंद। बहुत फेमस है, बहुत ही आसान सा सवाल था, इसका आंसर आप लोगों ने सही दिया है। 27 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभास पटन के नाम से जाना जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपसे और आपको उलझाए भी जाते हैं ऐसे प्रश्नों के माध्यम से। वैसे UPSC ने भी हाल फिलहाल में 1-2 साल में इस पर प्रश्न पूछा हुआ है, तो वहाँ पर तो खैर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, लेकिन यहाँ आपको सरल तरीके से पूछा गया है। क्या आंसर होगा? निम्नलिखित कौन सा एक स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभास पटन के नाम से जाना जाता था? क्या वह सोमनाथ था, क्या थानेश्वर था, क्या देवल था, क्या वाराणसी था, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक होगा? क्या इसका आंसर देना चाहेंगे? मुझे लगता है सभी बच्चे आंसर सही देंगे। और मुन्ना चौबे का आंसर बी आ रहा है, गुलशन का ए आ रहा है, और नेहा का आंसर सोमनाथ है, अपनशील कुमारी का आंसर गुलशन जी का ए है। इतिहास का दीवाना, हाँ ठीक है, बिल्कुल आप इतिहास के दीवाने हैं। गुलशन संदीप, नेहा राय का आंसर है, सत्यम है, आत्मबल का विश्वास, और अंकित रोशन का है, गुलशन जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बच्चे आ जाते हैं, सभी बच्चे का आंसर तकरीबन मैं देख रहा हूँ, 1-2 बच्चे हैं जो गलत हैं, अदरवाइज ये सोमनाथ को हम प्रभास पटन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तो राजराज के शासनकाल में नेकपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने वाले महाराज विजय तुंग बर्मन कहाँ के शासक थे? राजराज फर्स्ट जो है वो चोल शासक हैं। राजराज फर्स्ट के शासनकाल में जो आए थे, ये सभी बच्चों का, गुलशन है, कुमार अजय है, सोमनाथ, बिल्कुल ठीक है अजय जी, गुलशन ठीक है। सभी बच्चे जो जैक स्पैरो भी थे। मैथ टीचर राजीव रंजन जी हैं, मैथ पढ़ाते हैं, इनका तो बहुत शानदार मैथ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आंसर सोमनाथ, लेकिन इसका आप आंसर दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन और होंगे। राजराज के शासनकाल में नेकपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने वाले महाराज विजय तुंग बर्मन कहाँ के शासक थे? नेपाल, चंपा, सिंघल, श्री विजय, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? क्या आंसर देना चाहते हैं? आंसर जो होगा गुलशन जी, जैक स्पैरो का आंसर सी आ रहा है, अंजलि का, मैथ टीचर का भी आंसर सी आ रहा है, इतिहास का दीवाना भी सी है, नेहा राय है, नीतीश मीना है का आंसर ए आ रहा है, और आत्मबल का विश्वास का आंसर सी आ रहा है, संदीप जी का डी आ रहा है। संजीव प्रसाद में देख रहा हूँ, हाँ सी वाले बच्चे तो इस बार गलत कर गए। सी वाले बच्चे देखा देखी में आंसर कहीं तो नहीं दे रहे कि शुरुआत में किसी ने आंसर दिया तो उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। ऐसा भेड़चाल मत कीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। आंसर इसका सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, श्री विजय के शासक थे। 29 को चलेंगे। 29 में तंजौर का जो राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर है वह किसको समर्पित है? तंजौर में जो राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया है, बहुत विशाल मंदिर है, वह किस देवता को समर्पित है? मीनाक्षी देवी को, शिव को, पार्वती को, विष्णु को? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? अच्छा सवाल है, थोड़ा देखेंगे और इसके साथ एक आध और भी सवाल पूछे गए हैं, उसको भी हल्का डिस्कस कर लेंगे। एक सवाल और भी आपका रहेगा, 28 है, 29 और 20 तक चलेंगे। नेहा चौधरी का बी है, स्पैरो का आंसर। मैं पहले कहा मुझे नहीं पता। अच्छा, आप तो इतिहास के दीवाने हैं, तो आपसे क्या कहना है, आप तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जैक स्पैरो, नेहा चौधरी, जैक स्पैरो का आंसर ए आ रहा है, नेहा चौधरी का बी आ रहा है, और मैं देखता हूँ कि आंसर क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, मैंने ऑप्शन देख लिया है, अब तो मुझे याद आ गया।
ठीक है गुलशन जी। पंसील कुमारी का बी आ रहा है, दिवाकर का आंसर बी आ रहा है, श्याम का बी आ रहा है, शिव शंभू कुमार झा जी का आंसर बी आ रहा है, पुष्पा का बी आ रहा है। ठीक है आंसर नेहा चौधरी का बी है, दिवाकर कुमार ऑनलाइन क्लासेस का बी है, और अनुपम उपाध्याय का आंसर भी। लगभग शिवम जी का, दिवाकर जी का, मैथ टीचर का, विकास का और गुलशन का, ठीक है, शिव शंभू जी का, सभी का आंसर ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए। आंसर क्या होगा? शिव को समर्पित। ध्यान रखिएगा, जो मीनाक्षी देवी है वो स्वयं पार्वती ही है। तो मीनाक्षी देवी का मतलब यहाँ मीनाक्षी मंदिर भी, मीनाक्षी टेम्पल भी आपको दिखाई देगा। वह पूछा भी जाता है कभी कभी, मीनाक्षी टेम्पल किस लिए, किस देवी को समर्पित है? वह पार्वती के को हो जाएगा। 29 हो गया। एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ना फिर 30 आपका होगा, अंत भला तो सब भला वाला। नागर शैली किस चीज़ का उदाहरण है, किस मंदिर का उदाहरण है? नागर निर्माण की शैली है, उत्तर भारत में खेती का एक प्रकार है, उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली है, और मंदिर के मुख्य द्वार का शिखर है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नागर शैली किस चीज़ का उदाहरण है? क्या इससे हम नगर निर्माण की शैली को कहते हैं? क्या उत्तर भारत में खेती के एक टाइप को नागर शैली कहते हैं? क्या उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की कोई शैली है, या मंदिरों के जो मुख्य द्वार का शिखर होता है, क्या उसे हम नागर शैली कहते हैं? इनमें से क्या सही होगा? ये अंतिम क्वेश्चन आपका होगा, इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, राजराज फर्स्ट द्वारा बनाया गया था, श्याम सुंदर जी बिल्कुल ठीक कहा। यदि या धर्मशाला, ठीक है, सी आ रहा है। आज कुमार अजय का भी आंसर सी आ रहा है। नेहा का इतिहास का दीवाना दिवाकर विकास जी, शिव शंभू है, अनुपम जी हैं, और दिवाकर ठाकुर है, शिव शंभू जी हैं, अनुपम राम कुमार हैं, गुलशन जी हैं, नेहा चौधरी है, महेश बाबू का भी आंसर सी है आपका, और देख रहा हूँ सभी का, अनुज पाल का आंसर है आंसर ठीक है। तकरीबन जितने भी बच्चे हैं सबका मैं आंसर देख चुका हूँ। जो रिपीटेड भी आता है तो एक ही बार नाम लेना ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सी आपने सही आंसर दिया। आंसर क्या होगा? मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसको हम सामान्य तौर पर नागर शैली, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के रूप में जानते हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के रूप में जानते हैं। जो कोर्स करते हैं, कोर्स में आते हैं, यानी पूरा कहानी पढ़ते हैं, तो ये तीनों शैली आपको साथ पढ़ने की आवश्यकता होती है। यकीन करिएगा, बीपीएससी निकालना आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। केवल आप सिस्टमेटिकली चलें। अगर यहाँ आपने कॉन्फिडेंट होकर के जवाब दिया है तो इसका मतलब मान चल रहा हूँ कि यहाँ पर ठीक है, बी नहीं आंसर होगा शिवानी। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपके लिए अगर आपने कॉन्फिडेंट होकर के आंसर दिया है तो आपको दिक्कत इतिहास में नहीं होनी चाहिए। अभी तो खैर लंबा सफ़र है, कम से कम हम लोग सैटरडे तक हैं, जिसमें पूरा मध्यकालीन भारत और पूरा आधुनिक भारत भी समाप्त करेंगे। आज एंशिएंट समाप्त होता है, कल आपका सल्तनत काल तक के भाग को लेंगे, और फिर परसों आपका मुगल काल हो जाएगा। फिर आपका जो भी समय बचेगा वह सभी मॉडर्न के लिए होगा। अगर क्वेश्चन बढ़ाना होगा तो बढ़ा भी देंगे, क्योंकि मॉडर्न से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 के बदले 40 क्वेश्चन किया जा सकता है, तो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ा जो क्रिटिकल डिस्कशन होता है उसको कम कर लेंगे, क्वेश्चन अपने आप में बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से आज का सेशन यहीं पर पूरा होगा। मैं देख रहा हूँ कि लास्ट ही क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट है। यानी थैंक यू आपके साथ संस्कृति आईएएस के साथ जुड़ने के लिए। आप सभी बच्चे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्स जब भी आप ऐसे सेशन को आते हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। एक सामान्य निर्देश होता है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप बेशक लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी कार्य करते हैं, कभी सार्वजनिक जीवन में गलत कार्य करने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई है। किसी बच्चे के साथ गलत कमिटमेंट कर देना, या किसी बच्चे को गलत प्लेटफॉर्म या किसी गलत सलाह देना, ये मेरे फितरत में नहीं रहा है। ये कहना थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा मैं कह भी रहा हूँ। उसको कहने की ज़रूरत भी नहीं हमें पड़नी चाहिए। आप निश्चिंत रहें कि जो मेरे द्वारा सहायता दी जाएगी वह सबसे बेहतर होने वाली है। बस आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहिए। तो आज के लिए फिर इजाज़त दें, मैं विश्राम करूंगा, और फिर मैं कल समय से उपस्थित होता हूं आपके समक्ष। जैसे 5 बजे मैं क्लास में आता हूं तो फिर 5 बजे ही उपस्थित होऊंगा। 7 o'clock में क्लास आपकी होती है, तो 7 o'clock में मैं उपस्थित होऊंगा। बाय एंड टेक केयर।